जय हिंद, जय भारत। भारत एक विशाल देश है और यह महान देशभक्तों से इस संसार में सबसे अग्रणी देश है। भारत पर अनेक बाह्य देश के राजाओं ने कई बार आक्रमण किए। अनेक प्रकार से देश का विघटन होता रहा और इसमें अनेक देश इससे अलग होते गए। जो हमारी पीढ़ी में वर्तमान समय में हमने जो इस देश का विभाजन देखा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने है। इस प्रकार से भारत एक अपने अगर साइज आकार के रूप में ले तो छोटा होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण देश का विभाजन, देश में एकता का अभाव तथा बाह्य आक्रमण। बाहर के लोग यहाँ पर आए, आक्रमण किया, यहाँ पर लूट का माल इकट्ठा किया और सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गरीब होता गया। अब जबकि भारत और पाकिस्तान आपस में बन चुके थे, तब 1971 में पुनः युद्ध क्यों हुआ? सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था जो दिनांक 3 दिसंबर सन 1971 से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान 16 दिसंबर सन 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आत्मसमर्पण तक हुआ था। युद्ध की शुरुआत, युद्ध का प्रारंभ पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान से हुई, जिसमें शामिल थे 11 भारतीय हवाई स्टेशनों पर पूर्वव्यापी हमले। इन हमलों के कारण भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी, जो बंगाली राष्ट्रवादी ताकतों के पक्ष में पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में उनके प्रवेश का प्रतीक था। भारत के प्रवेश ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं को उलझने से मौजूदा संघर्ष का विस्तार किया। युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद भारत ने स्पष्ट बढ़त प्राप्त कर ली और पाकिस्तानी सेना की पूर्वी कमान ने दिनांक 16 दिसंबर सन 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण करके दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जो पूर्वी पाकिस्तान के नए राष्ट्र के रूप में गठन का प्रतीक था, बांग्लादेश का। भारतीय सेना ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिसमें पाकिस्तान सशस्त्र बलों के 79,676 से 81,000 वर्दीधारी कर्मी शामिल थे, जिनमें कुछ बंगाली सैनिक भी शामिल थे जो पाकिस्तान के प्रति वफादार रहे थे। शेष 10,324 से 12,500 कैदी नागरिक थे, या तो सैन्य कर्मियों के परिवारों के सदस्य या सहयोगी रजाकार थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक छोटा सा आक्रमण किया, प्रत्युत्तर में उसको हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से सन 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। दिनांक 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। इस प्रकार से मैं आपको इस संबंध में और भी विस्तार से बताना चाहता हूँ, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की क्या भूमिका रही, उसका भी विस्तार से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एडमिरल SM एहसन और लेफ्टिनेंट जनरल याकूब अली खान के इस्तीफे के बाद मीडिया संवाददाताओं ने अपने बंगाली नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के व्यापक नरसंहार की रिपोर्ट प्रसारित करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू आबादी के उद्देश्य से, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन लोगों ने पूर्वी भारत के पड़ोसी राज्यों में शरण ली। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान भारत सीमा खोल दी ताकि बंगाली शरणार्थियों को सुरक्षित आश्रय मिल सके।
इस प्रकार से बंगाल की सरकारें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा ने सीमा पर शरणार्थी शिविर स्थापित किए। गरीब पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों को और उनकी परिणामी बाढ़ ने भारत की पहले से ही बोझ से दबी हुई अर्थव्यवस्था को और तनाव में डाल दिया। भारत सरकार ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की, लेकिन विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह के अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया विदेशों से नहीं मिली। दिनांक 27 मार्च सन 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और निष्कर्ष निकाला कि लाखों शरणार्थियों को लेने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाना किफायती और लाभप्रद रहेगा। दिनांक 28 अप्रैल सन 1971 को श्रीमती गांधी कैबिनेट ने थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को आदेश दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जाओ। इसके लिए पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और भारतीय अनुसंधान विश्लेषण विंग यानी कि रॉ के तत्वों ने तुरंत मुक्ति वाहिनी गुरिल्लाओं की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए भारतीय शरणार्थी शिविरों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ प्रशिक्षित किया जाना था। भारतीय अधिकारियों ने पूर्वी पाकिस्तान में मनोवैज्ञानिक युद्ध जारी रखने और कामरेडों का मनोबल बनाए रखने का भी प्रयास किया। स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र, फ्री बंगला रेडियो सेंटर, जिसने मेजर रहमान की स्वतंत्रता की घोषणा को प्रोत्साहित किया था, को 30 मार्च सन 1971 को पाकिस्तानी सेवर जेट द्वारा ट्रांसमिशन बिल्डिंग पर गोलाबारी के बाद पूर्वी पाकिस्तान के कलूर घाट से भारत में स्थानांतरित कर दिया गया। इसने दिनांक 3 अप्रैल को प्रसारण फिर से शुरू किया। त्रिपुरा से भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा सहायता प्राप्त कर ली गई। गुप्त स्टेशन को आखिरकार कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रेडियो प्रोग्रामर, न्यूज़कास्टर, कवि, गायक और पत्रकार शामिल हुए। इसका अधिकार क्षेत्र अस्थायी बांग्लादेश सरकार को निर्वासन में स्थानांतरित कर दिया गया था और दिनांक 25 मई को कवि काजी नजरुल इस्लाम, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि का नाम दिया गया, की जयंती पर इसका पहला प्रसारण किया गया। रेडियो स्टेशन के राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में भारतीय योगदानकर्ताओं में सलील चौधरी थे। इस प्रकार इस प्रयास में आकाशवाणी कोलकाता ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। पाकिस्तान में समाचार मीडिया का मिजाज भी पूर्वी पाकिस्तान और भारत के खिलाफ तेजी से उग्रवादी और सैन्यवादी हो गया था। जब पाकिस्तानी समाचार मीडिया ने पूर्व में स्थिति की जटिलता की सूचना दी थी, हालांकि पाकिस्तान के समाचार मीडिया पंडितों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। सितंबर सन 1971 के अंत तक एक प्रचार अभियान, जो संभवतः पाकिस्तान सरकार के तत्वों द्वारा आयोजित किया गया था, के परिणाम स्वरूप रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाहनों की पिछली खिड़कियों पर क्रश इंडिया का समर्थन करने वाले स्टिकर एक मानक विशेषता बन गए। लाहौर यह जल्द ही शेष पश्चिमी पाकिस्तान में फैल गया। अक्टूबर तक अन्य स्टिकर ने शेख मुजीबुर रहमान के एक स्पष्ट संदर्भ में हैंग द ट्रेटर की घोषणा की। दिसंबर के पहले सप्ताह तक देश में रूढ़िवादी प्रिंट मीडिया ने सेना में भर्ती को बढ़ावा देने के लिए जिहाद से संबंधित सामग्री प्रकाशित की थी। इस प्रकार से मैं आपको जो यह संचार माध्यम के बारे में बताया, उसके पश्चात अब आता है नौसेना दिवस, जो कि 4 दिसंबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है। इसका संबंध भी भारत पाक युद्ध सन 1971 से है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जंग ए आज़ादी मुंबई में ऑपरेशन ताज से लेकर अन्य कई मामलों में भारतीय नौसेना का इतिहास बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा है। नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना सन 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में सेना गठित की थी, जिसे बाद में रॉयल इंडियन नौसेना नाम दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद सन 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस नौसेना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारी बमबारी कर उसे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। दिनांक 4 दिसंबर सन 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम से शुरू किए गए अभियान में मिली इस कामयाबी की वजह से ही हर साल दिनांक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान सन 1971 की लड़ाई में भारत की तीनों सेनाओं ने ही अद्भुत बहादुरी का प्रदर्शन किया था। नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बमबारी से बर्बाद कर दिया और इस दौरान पाकिस्तान की PNS गाजी पनडुब्बी जल में दफन हो गई। अभियान में INS विक्रांत ने खूब वाहवाही बटोरी, अर्थात बहुत अच्छा काम किया। नौसेना की इस कामयाबी ने मुक्ति संग्राम में भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1971 ही नहीं बल्कि सन 1965 की लड़ाई में भी नौसेना ने बहादुरी का प्रदर्शन किया था। यूं तो नौसेना का इतिहास पौराणिक काल से ही माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान रॉयल इंडियन नेवी नाम से सेना के रूप में इसे एक असली रूप मिला। दिनांक 26 जनवरी सन 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने आज़ादी की रक्षा ही नहीं बल्कि आज़ादी हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जंग आज़ादी में भी इसकी अहम भूमिका रही थी। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज द्वारा छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष में प्रेरित होकर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सदस्यों ने दिनांक 18 फरवरी सन 1946 को HIMS तलवार नाम के जहाज से जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया था। नौसैनिकों का यह विद्रोह इतना तीव्र था कि जल्द ही यह 78 जहाज़ों और 20 तटों तक फैल गया था तथा इसमें 20,000 नाविक शामिल हो गए थे। उन्होंने लाउड स्पीकरों से आज़ादी के तराने गाए और कई जगह कोरे नौसैनिकों के साथ उनकी हिंसक मुठभेड़ हुई। हालांकि भारतीय नेताओं का समर्थन न मिलने के कारण नौसैनिकों का यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजों के दिल में यह डर जरूर बैठ गया कि अब उनकी भारत से भागने में ही भलाई है। गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ने के काम में भी इंडियन नेवी ने अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, सन 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ने में भी इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और ऑपरेशन विजय को अंजाम तक पहुंचाया। वर्तमान में भारतीय नौसेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास विमान वाहक पोत INS विराट सहित 155 से अधिक जहाज हैं और 2000 से अधिक मैरीन कमांडो हैं। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो दुनिया के बेहतरीन कमांडो में सम्मिलित हो चुके हैं, जिन्होंने मुंबई में होटल ताज में घुसे आतंकवादियों को मौत के आगोश तक पहुंचाने के लिए NSG कमांडो के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। मार्कोस कमांडो ने सन 1988 में भारतीय जल क्षेत्र में अपहृत जहाज में मालदीव के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सहित बहुत से बंधकों की जान बचाकर ऑपरेशन कैक्टस को बखूबी सफलता के अंजाम तक पहुंचाया था। मार्कोस जम्मू कश्मीर की झेलम नदी और बुलर में भी जल मार्ग से आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल करने में सफल रही। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है यह तो मैंने आपको बताया, लेकिन पुनः एक बार मैं बताना चाहूँगा। नौसेना दिवस सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी की याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत दिनांक 4 दिसंबर सन 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया और इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 के अगले स्तर पर जाते हुए मैं आपको ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक आक्रामक अभियान था, एक आक्रामक आक्रमण था। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने क्षेत्र में युद्ध में एंटी शिप मिसाइलों का पहला उपयोग देखा। ऑपरेशन 4-5 दिसंबर की रात को आयोजित किया गया था और पाकिस्तानी जहाज़ों और सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था, जबकि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कराची में एक माइन स्वीपर, एक विध्वंसक, गोला बारूद ले जाने वाला एक मालवाहक जहाज और ईंधन भंडारण टैंक खो दिया। एक और विध्वंसक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और अंततः खत्म हो गया। भारत अपना नौसेना दिवस मना रहा हैट्स ऑपरेशन को चिन्हित करने के लिए सालाना 4 दिसंबर को ही मनाता है। 3 दिन बाद ट्राइडेंट के बाद ऑपरेशन पाइथन किया गया था। 1971 में कराची बंदरगाह में पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय स्थित था
और इसका लगभग पूरा बेड़ा कराची हार्बर में स्थित था। क्योंकि कराची पाकिस्तान के समुद्री व्यापार का केंद्र भी था, एक नाकाबंदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगी। कराची हार्बर की सुरक्षा पाकिस्तानी उच्च कमान के लिए प्रमुख थी और किसी भी हवाई या नौसैनिक हमले के खिलाफ इसका भारी बचाव किया गया था। बंदरगाह के हवाई क्षेत्र को क्षेत्र में हवाई क्षेत्रों पर आधारित हमले वाले विमानों द्वारा सुरक्षित किया गया था। सन 1971 के अंत में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था और पाकिस्तान द्वारा दिनांक 23 नवंबर को राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषणा करने के बाद भारतीय नौसेना ने गश्त करने के लिए कराची के पास ओखा के आसपास 3 विद्युत श्रेणी की मिसाइल नौकाओं को तैनात किया। चूँकि पाकिस्तानी बेड़े भी उसी जल में काम कर रहे होंगे, भारतीय नौसेना ने एक सीमांकन रेखा निर्धारित की थी जिसे उनके बेड़े के जहाज पार नहीं करेंगे। बाद में यह तैनाती क्षेत्र के जल में अनुभव प्राप्त करने के लिए उपयोगी साबित हुई। दिनांक 3 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा सीमा पर भारतीय हवाई क्षेत्रों पर हमला करने के बाद सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था। अब इसका संचालन किस प्रकार से किया गया और इसमें हमारे भारतीय देश के सरकारों की और देश के विभिन्न सैनिकों की क्या भूमिका रही। दिल्ली में भारतीय नौसेना मुख्यालय ने पश्चिमी नौसेना कमान के साथ मिलकर कराची बंदरगाह पर हमला करने की योजना बनाई। इस मिशन के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत एक स्ट्राइक ग्रुप बनाया गया। यह हमला समूह ओखा के तट पर पहले से ही तैनात 3 विद्युत श्रेणी की मिसाइल नौकाओं के आसपास आधारित होना था। हालांकि इन नावों का परिचालन और रडार रेंज सीमित था और इस कठिनाई को दूर करने के लिए समूह को समर्थन जहाज़ों को सौंपने का निर्णय किया गया। दिनांक 4 दिसंबर को, जिसे अब कराची स्ट्राइक ग्रुप के रूप में नामित किया गया था, का गठन किया गया था और इसमें 3 विद्युत श्रेणी की मिसाइल नौकाएं शामिल थीं, INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर, जिसमें से प्रत्येक 4 सोवियत निर्मित SSN-2B STYX सरफेस टू से लेस थी। 40 नॉटिकल मील अर्थात 74 किलोमीटर 46 मील की सीमा वाली सतह मिसाइलें, 2 अर्नाला श्रेणी की पनडुब्बी रोधी कार्वेट INS किल्टन और INS कच्छल और 1 फ्लीट टैंकर INS पोशाक। समूह कमांड की कमान में था बबरू भान यादव, 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर है। अब आक्रमण किस प्रकार से किया गया? जैसे कि योजना बनाई गई थी कि दिनांक 4 दिसंबर को स्ट्राइक ग्रुप कराची के तट से 250 समुद्री मील अर्थात 460 किलोमीटर या 290 मील NMI दक्षिण में पहुंच गया और दिन के दौरान पाकिस्तान वायुसेना की निगरानी सीमा के बाहर अपनी स्थिति बनाए रखी। क्योंकि पाकिस्तानी विमानों में रात में बमबारी करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए यह योजना बनाई गई थी कि हमला शाम और भोर के बीच होगा। रात 10:30 बजे पाकिस्तान मानक समय PKT भारतीय कार्य समूह 180 समुद्री मील 330 किलोमीटर अथवा 210 मील अपनी स्थिति से कराची के दक्षिण की ओर चला गया। जल्दी युद्धपोतों के रूप में पहचाने जाने वाले पाकिस्तानी लक्ष्यों को भारतीय युद्धपोतों के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में 70 nm अर्थात 130 किलोमीटर अथवा 81 मील का पता चला। INS निर्घाट ने उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ाया गया और अपनी पहली स्ट्राइक मिसाइल PNS खैबर एक पाकिस्तानी युद्ध श्रेणी बंदूक संघ में दागी। खैबर ने यह मानते हुए कि यह भारतीय विमान की मिसाइल थी, अपने विमान भेदी विमान को मार गिराया। सिस्टम रात 10:45 बजे PKT के अनुसार इलेक्ट्रीशियन के मैस डेक में गैली के नीचे विस्फोट करते हुए मिसाइल जहाज के दाहिने हिस्से में जा टकराई। इससे पहले बॉयलर रूम में विस्फोट हो गया। इसके बाद जहाज का प्रणोदन हो गया और धुएं से भर गया। एक आपातकालीन संकेत जिसमें लिखा था दुश्मन के विमान ने 020 FF20 की स्थिति में हमला किया है, नंबर 1 बॉयलर हिट, जहाज रुक गया। पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय PNHQ को भेजा गया था। विस्फोट से उत्पन्न अराजकता के कारण संकेत में जहाज की स्थिति के गलत निर्देशांक शामिल थे। इससे बचाव दल को उनके स्थान पर पहुंचने में देरी हुई। यह देखते हुए कि जहाज अभी भी बचा हुआ था, निर्घाट ने
जहाज के स्टार बोर्ड की तरफ दूसरे बॉयलर रूम में खैबर से टकराते हुए अपनी दूसरी मिसाइल दागी। अंततः जहाज डूब गया और 222 नाविकों को मार डाला। एक PNS विध्वंसक शाहजहां, जिसे यहाँ ब्रिटिश रॉयल नेवी की सेवा में दिखाया गया था, जब इसे HMS चैरिटी के रूप में जाना जाता था, दिनांक 4 दिसंबर सन 1971 को INS निपत द्वारा दागी गई स्ट्राइक मिसाइलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कराची के उत्तर पश्चिम में उस क्षेत्र में रात 11 बजे PKT के अनुसार 2 लक्ष्यों की पुष्टि करने के बाद INS निपट के 2 स्ट्राइक मिसाइलें दागी। एक मालवाहक जहाज MV वीनस चैलेंजर और इसके एस्कॉर्ट PNS शाहजहां एक C क्लास विध्वंसक पर वीनस चैलेंजर पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद ले जा रहा था। मिसाइल के हिट होने के तुरंत बाद विस्फोट हो गया और अंततः कराची के दक्षिण में 23 nm अर्थात 43 किलोमीटर या 26 मील डूब गया। दूसरी मिसाइल ने शाहजहां को निशाना बनाया और जहाज को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। रात 11:20 पर PKT के अनुसार PNS मुहाफिज एक सहायक श्रेणी के माइन स्वीपर को INS वीर को निशाना बनाया। एक मिसाइल दागी गई और मुहाफिज पुल के पीछे बाईं ओर मारा गया। यह PNHQ को संकेत भेजने से ठीक पहले डूब गया। 33 नाविकों की मौत हो गई। इस बीच INS निपत कराची की ओर बढ़ता रहा और कराची बंदरगाह में दक्षिण में 14 nm अर्थात 14 नॉटिकल माइल या 26 किलोमीटर या 16 मील की दूरी पर खुद को रखते हुए केमरी तेल भंडारण टैंकों को निशाना बनाया। 2 मिसाइलें लॉन्च की गईं। एक मिसफायर हुआ लेकिन दूसरा तेल के टैंक से टकराया, जो जल गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे पाकिस्तान ईंधन की कमी हो गई। टास्क फोर्स निकटतम भारतीय बंदरगाहों पर लौट आई। जल्द ही PNHQ ने खैबर के बचे लोगों को बरामद करने के लिए गश्ती जहाज़ों पर बचाव दलों को तैनात किया। इससे पहले कि मुहाफिज डूब गया, इससे पहले कि वह संकट की सूचना दे पाता, पाकिस्तानियों को उसके भाग्य के बारे में उसके कुछ जीवित बचे लोगों से ही पता चला, जो उस समय बरामद हुए एक गश्ती जहाज के जलते हुए फ्लोट्स की ओर बढ़ा। अब मैं आपको इस युद्ध के परिणाम के बारे में बताना चाहता हूँ। पाकिस्तानी वायुसेना ने इन हमलों के लिए ओखा पोर्ट पर बमबारी करके जवाबी कार्रवाई की। मिसाइल नौकाओं के लिए ईंधन भरने की सुविधा, गोला बारूद के ढेर और मिसाइल नौकाओं की जेटी पर सीधा प्रहार किया। भारतीय नौसेना ने इस हमले की आशंका जताई थी और किसी भी नुकसान को रोकने के लिए पहले ही मिसाइल नौकाओं को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि एक विशेष ईंधन टैंक के विनाश ने 3 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन तक किसी भी तरह की घुसपैठ को रोक दिया। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप सभी पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। तैनाती ने कराची से दूर भारतीय नौसेना के जहाज़ों की उपस्थिति के बारे में आने वाले दिनों में कई झूठे अलार्म बजाए। ऐसा ही एक झूठा अलार्म 6 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तानी नौसेना के फोकर फ्रेंडशिप टोही विमान द्वारा उठाया गया था, जिसने गलत तरीके से भारतीय नौसेना की मिसाइल नाव के रूप में पाकिस्तानी नौसेना के फ्रिगेट की सूचना दी थी। PNHQ ने कथित भारतीय जहाज पर पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले का अनुरोध किया। प्रातः 6:45 पर यानी कि PKT के टाइम के अनुसार युद्धक विमानों को उतारा गया और पोत को स्ट्राफ किया गया, इससे पहले कि इसे फ्रिगेट PNS जुल्फिकार के रूप में पहचाना गया। इस दोस्ताना आग की घटना के परिणाम स्वरूप हताहत हुए और पोत को नुकसान हुआ। भारतीय पक्ष में कोई हताहत नहीं होने के कारण इस ऑपरेशन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आधुनिक नौसेना सैनिक इतिहास में सबसे बड़ा सफल माना गया है। इस जीत को चिन्हित करने के लिए भारतीय नौसेना प्रतिवर्ष दिनांक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। अब मैं आपको इसमें मिलने वाले पुरस्कारों का विवरण देना चाहूँगा। ऑपरेशन के लिए कई भारतीय नौसेना कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तत्कालीन फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर कैप्टन, बाद में वाइस एडमिरल के रूप में रिटायर हुए गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी को विस्तृत परिचालन योजना के लिए नौसेना पदक से सम्मानित किया गया। टास्क फोर्स की योजना बनाने और उसका नेतृत्व करने के लिए स्ट्राइक ग्रुप कमांडर बबरू भान यादव को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
और वीर चक्र लेफ्टिनेंट कमांडरों बहादुर नरीमन कबीना, इंद्रजीत शर्मा, M.O. थोमाचन और ओम प्रकाश मेहता INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर के कमांडिंग ऑफिसरों को प्रदान किया गया। क्रमशः INS निर्घाट के मास्टर चीफ M.N. संगल को भी वीर चक्र से नवाजा गया। इस प्रकार से जो भारत पाकिस्तान के बीच यह युद्ध सन 1971 में लड़ा गया, उसमें दिनांक 4 दिसंबर की बहुत ही अधिक भूमिका और महत्व रहा है। अगर हम इसका अपना विचार करें तो हमारी भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना और भारतीय थल सेना इन युद्धों के पश्चात अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व के अंतर्गत हमारी सेना बहुत ही अधिक मजबूत हुई है, शक्तिशाली हुई है और इनके विकास के लिए काफ़ी धनराशि खर्च की जा रही है। और जो टैंक, पनडुब्बी और हथियार, अस्त्र शस्त्र हम बाहर से मंगाते थे, वो अभी हमारे देश के अंदर ही उनका उत्पादन हो रहा है। इवन मारक क्षमता वाले जो हमारे युद्धपोत होते हैं, जो आपके जेट विमान होते हैं, जो स्पेस में चलने वाले मारक क्षमता करने वाले युद्धक विमान होते हैं, उन सभी का उत्पादन हमारे देश में प्रारंभ हो चुका है। अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो अपना थल सेना के काम में आने वाले तोपें और अस्त्र शस्त्र, हथियार, ये सभी का उत्पादन भी हमारे देश में प्रारंभ हो गया है। और ये बड़ी प्रसन्नता होती है कि जबकि ऐसी स्थिति में जबकि देश अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं और हमारा देश प्रगति करते हुए अपनी रक्षा पंक्ति को बहुत ही अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना रहा है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के इस भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 और विशेष रूप से भारतीय जल सेना के दिवस दिनांक 4 दिसंबर के लिए सभी नौसैनिकों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।